एक मिनट रुकना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट में हमने पढ़ा कि जो मेटेरियल पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल प्रॉपर्टी और वेव प्रॉपर्टी दोनों को ही दर्शाते हैं, और इससे संबंधित हमने प्रयोगों को डिस्कस किया था। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो इससे साबित होता है कि पार्टिकल्स खाली पार्टिकल्स की तरह से बिहेव नहीं करते, उनका बिहेवियर मेटेरियल्स की तरह से भी होता है। ये बात निश्चित है कि एक प्रयोग में यदि वो पार्टिकल कैरेक्टर बता रहा है तो साइमल्टेनियसली वो वेव कैरेक्टर नहीं बताएगा, दिस इज ट्रू। लेकिन जब वो वेव कैरेक्टर बता रहा है तो वो पार्टिकल कैरेक्टर नहीं बताएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि एक ऐसा पार्टिकल जो ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, यानी वेव की तरह से भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें, उसको हम मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करें। तो इसके लिए हम डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी जो मूविंग मेटेरियल पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको कि हम मैटर वेव कहते हैं। और यदि एक एम मास का पार्टिकल जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है मैटर वेव की, ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से दी जाती है। तो इस मैटर वेव को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए? क्या हम इस मैटर वेव को एक प्लेन वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोई और तरीका होना चाहिए? अगर हम प्लेन वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या कठिनाइयां हैं, इसको पहले हमें समझना होगा और फिर उसके बाद में हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ढूंढना होगा। तो मान लीजिए कि मैं एक पार्टिकल जो है इसको एक प्लेन वेव के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक प्लेन वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। पार्टिकल चल रहा है और इसके साथ साथ वेव भी चल रही है। तो ऐसे पार्टिकल की जो एनर्जी है E वो एच न्यू के बराबर होगी। पार्टिकल से एसोसिएटेड जो मैटर वेव है उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर होगी, और पार्टिकल जिसका मास m है तो वो आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार वो m² एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो दोनों चूंकि एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू mc², या इससे अपने पास आ जाएगा hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc²। सी से सी गया आपका, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो h अपॉन mv is equal to mc²। So this gives me lambda, sorry, this is wavelength of the matter wave। तो ये मैटर वेव की जो वेवलेंथ है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे mc² अपॉन h। दिस इज nu is equal to E upon h and this is equal to mc² upon h। and phase velocity Vp, तरंग का वेग, तरंग का वेग v, ये क्या होता है आपका न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा मीन्स न्यू इज E upon h, that is equal to mc² upon h, and this is h upon mv, so this is equal to c² upon v। आप यहां पर देख रहे हैं कि जो वेव मैटर वेव इसको अपन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के रूप में मान रहे हैं, तो इसकी जो फेज वेलोसिटी है v, इट कम्स आउट टू बी c² upon v which is greater than c।
अ रॉन्ग कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। और यहां पर पिक्चर क्या बन रही है कि अगर हम एक मेटल पार्टिकल के साथ एक मैटर वेव को एक प्लेन वेव के रूप में मान रहे हैं, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है इट मूव्स फास्टर एंड द पार्टिकल मूव स्लोअर। तो एट ए टाइम अगर आपने इसको मेंटली पिक्चराइज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम के ऊपर आप क्या पिक्चर, आपके सामने क्या पिक्चर आ रही है कि वेव्स इज मूविंग अहेड एंड द पार्टिकल रिमेंस बिहाइंड। तो ये कंसिस्टेंट पिक्चर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मेटल पार्टिकल को एक वेव के इक्विवेलेंट हम नहीं मान सकते। ये कंक्लूजन है हमारा इस डिस्कशन से। अब प्रश्न ये उठता है कि पार्टिकल चल रहा है स्पेस में, और चूंकि वो इंटरफेरेंस भी शो कर रहा है, डिफ्रैक्शन भी शो कर रहा है, जैसा कि हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में देखा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में देखा, थॉमसन एक्सपेरिमेंट में देखा। दोनों एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं? वेव्स की डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डिफ्रैक्टेड, दैट इज व्हाई वी मस्ट incorporate the wave character of the particle, but the plane wave representation is not appropriate here. So what we can do? The next thing we can do is the representation of metal particle in form of wave packet. हम ये माने कि पार्टिकल स्पेस में इन दो पॉइंट्स के बीच में कन्फाइंड है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? डेल्टा एक्स। तो हम इस तरह का वेव डिजाइन करें, इस तरह की वेव लें जिसमें कि उसका एम्पलीट्यूड वहां पर ज्यादा हो जहां पर के पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, और जिन स्थानों पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो वहां पर उस वेव का एम्पलीट्यूड कम हो। तो ऐसी जो वेव है इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूं। This type of wave shape is called wave packet. तो हम एक मेटेरियल पार्टिकल को बजाय प्लेन वेव के एक वेव पैकेट की सहायता से रिप्रेजेंट करें, तो इससे क्या है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज अपनी सोल्व हो जाती है। कौन कौन सी डिफिकल्टी सोल्व हो जाती है? कि पहली बात तो यह है कि वेव पैकेट कैसे फॉर्म होता है? वेव पैकेट फॉर्म होता है वेव्स के सुपरपोजिशन से, और सुपरपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेडिक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो एक्सपेरिमेंटली हम इलेक्ट्रॉन्स का या न्यूट्रॉन्स का या किसी मेटल पार्टिकल का इंटरफेरेंस देख रहे हैं, डिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो सुपरपोजिशन होना चाहिए। और वेव पैकेट किससे बनता है? सुपरपोजिशन से बनता है। इसका मतलब जो अपनी प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन्स वेव लाइक कैरेक्टर शो करें, वो इससे खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टिकल आपकी डेल्टा एक्स डिस्टेंस में पाया जाता है, तो हमने ये माना है कि इसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जहां पर ज्यादा है वहां पर तो इस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और जहां पर इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है वहां पर इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो ये इसके पोजीशन के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है। तो इसको कंसीडर करने से जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका ऑटोमेटिकली पालन हो जाता है। और यदि मैं एक वेव पैकेट का यदि फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं, इस फॉर्म का यदि मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं, इस फॉर्म का यदि मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं, तो इट गिव्स मी ए गॉसियन वेव पैकेट जिसकी जो विड्थ है जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो पोजीशन स्पेस किस में चला जाएगा? आपका मोमेंटम स्पेस में चला जाएगा। यानी अगर मेरा यहां पर एक्स डायरेक्शन है तो दिस विल बी के,
and this is the amplitude. So this width is delta k. The thing is, k is wave vector. So if delta x is uncertainty in the measurement of position, so delta k should be greater than or equal to 1 upon delta x. Sorry, delta x, delta k should be greater than or equal to 1, because position and wave vector, they are reciprocal to each other. So we can say delta k should be greater than 1 upon delta x. This relation we will get, and if I multiply this relation by h cross, so delta x, h cross delta k is greater than or equal to h cross. This is what? This is delta p. So delta x, delta p is greater than or equal to h cross. This is Heisenberg's uncertainty principle. So by assumption of material particle in form of wave packet, the uncertainty principle is automatically obeyed, and the phenomenon of interference and diffraction are explained on the basis of this assumption, because wave packet is formed by superposition. Okay, तो और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इसके लिए भी क्या आवश्यक है? इसके लिए भी सुपरपोजिशन आवश्यक है. बिना सुपरपोजिशन के आप इंटरफेरेंस नहीं देख सकते, बिना सुपरपोजिशन के आप डिफ्रैक्शन नहीं देख सकते. सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज ओके.